स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में, जिसमें आज हम करने वाले हैं पीजीटी एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके 131 से लेकर 140 तक के क्वेश्चंस। आज हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद 2016 की एक और वीडियो आएगी जिसमें अगले 10 क्वेश्चन होंगे और फिर ये क्वेश्चन फिनिश। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पेपर जो शुरू करेंगे। तो जो चैनल पे नए हैं उनको बताना चाहूँगी कि इससे पहले हम 17, 18, 19 का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा कर चुके हैं विद ऑप्शंस विद एक्सप्लेनेशन 5 क्वेश्चन सीरीज़ में कर चुके हैं। एक वीडियो में हम 11, 16, 17, 18, 19 एस्टेट पीजीटी कॉमर्स और केवीएस 2018 का क्वेश्चन पेपर भी कर चुके हैं। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके दूसरी वीडियोस देखिए जो कि बहुत ही हेल्प करेंगे आपके सभी एग्जाम्स के लिए। ये ना सोचे कि एस्टेट हो गया और कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। अभी तो कंटिन्यू चलेंगे एग्जाम्स, कोई स्क्रीनिंग हो रहा है, कहीं पे केवीएस का हो रहा है, कहीं पे डीएसएसबी का, ठीक है। जो जिसने भी जिस भी के लिए फॉर्म भरे हैं तो वो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए। और जिसको भी रिटर्न में नोट चाहिए टेलीग्राम चैनल पे जाके नोट्स ले सकते हैं। वहाँ पे 17, 18, 19 और 2016 के 30 क्वेश्चंस की जो है वो नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल होगा क्योंकि नई नई वीडियोस ही आएंगी अलग अलग तरह के पेपर की। केवीएस की आएगी, एनवीएस की आएगी, डीएसएसबी की आएगी और अपने एस्टेट 2020 की भी वीडियोस आएंगी। तो जुड़े रहें मेरे साथ। करते हैं आज की वीडियो में आगे। क्या है 131 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। देखिए बिजनेस एक्टिविटी कौन सी नहीं है, ये हमें छाटनी है। ये सैलरीज और वेजेस हमारी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इनको मानते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अदर ऑप्शंस में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये है ही बिजनेस एक्टिविटी। प्रेजेंस ऑफ रिस्क, रिस्क तो किसी भी बिजनेस की जान है। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी सेल के बिना तो कोई बिजनेस एक्टिविटी होती नहीं। तो सेल्स एंड वेजेस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन रिसीविंग द रिटर्न गुड्स फ्रॉम द बायर, ठीक है। जिसने माल खरीदा था उससे जब माल रिटर्न होके आ जाता है बेचने वाले के पास, तो बेचने वाला क्या भेजता है, सेलर क्या भेजता है, उसे क्रेडिट नोट भेजता है। ये बात याद रखनी है, सेलर भेजेगा क्रेडिट नोट। एक क्रेडिट नोट क्या होता है, क्रेडिट मीमो भी इसे बोला जाता है। और ये कमर्शियल डॉक्यूमेंट है इशूड बाय ए सेलर टू ए बायर, ठीक है। बेचने वाले से खरीदने वाले को दिया जाता है। देखो क्रेडिट नोट रिटर्न जो है वो किसी भी कारण से हो सकता है ना, माल किसी को पसंद ना आया हो, कोई डिफेक्ट आ गया हो, रिक्वायरमेंट ना गई हो, रिक्वायरमेंट ना हुई हो उतने माल की, तो माल जो है वापस आ जाता है। तो यहाँ पे जिसने माल बेचा था वो क्रेडिट नोट जो है वो जारी कर देता है। क्रेडिट नोट एक्ट एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट, ये हमारा एक सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है फॉर द सेल्स रिटर्न जर्नल में। इन अदर वर्ड्स द क्रेडिट नोट इज एविडेंस ऑफ द रिडक्शन इन सेल, और ये एक तरह से एविडेंस है किसका, सेल्स में रिडक्शन का। अदर ऑप्शंस में तो डेबिट नोट, डेबिट नोट कब होता है, जब परचेज रिटर्न होती है, ठीक है। सेल्स रिटर्न हो तो क्रेडिट नोट और परचेज रिटर्न हो तो डेबिट नोट। प्रोमिसरी नोट क्या था, प्रोमिसरी नोट ये एक प्रतिज्ञा पत्र होता है जिसने माल खरीदा है, ठीक है। जो परचेजर है वो सेलर को एक नोट लिख के देता है जिसमें वो प्रतिज्ञा करता है, प्रोमिस करता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो पेमेंट कर देगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज तो पहले हमने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ किया है अपनी वीडियोस में कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो माल बेच रहा है, ठीक है, जो सेलर है वो बायर को देता है, जो बायर से साइन करा के अपने पास रखता है। बिल ऑफ एक्सचेंज बेचने वाले के लिए बीआर होता है और जो खरीदा है उसके लिए बीपी होता है। ये भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसकी पेमेंट होती है। यहाँ पे पार्टी जो तीन हो जाती हैं, ड्राई एंड एंडोर्सी। और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पूरा पढ़ना है तो आप पीछे की वीडियो पर जाके देख सकते हैं। 133 क्वेश्चन है, व्हेन प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ़ यू स्टार्ट विद एन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। देखिए पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से शुरू कर रहे हैं। देन चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड आर, इसको क्या करेंगे, कहाँ लिखेंगे। चेक जमा करा दिए लेकिन वो भी संग्रहित नहीं हुए, यानी कि जमा नहीं हुए, तो उसको कहाँ लिखेंगे। सबसे पहले तो ये बात समझिए, देखिए कैश बुक और पासबुक इन दोनों को ही मिलाया जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। जब भी कोई एंट्री होती है तो कैश बुक के अगर डेबिट में लिखी जाएगी तो पासबुक के क्रेडिट में लिखी जाएगी, कैश बुक के क्रेडिट में लिखी जाएगी तो पासबुक के डेबिट में लिखी जाएगी। अभी हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से, ठीक है। पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन्होंने लिखा कि चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिट करा दिया। अब हम कैश बुक में क्या एंट्री करते हैं, अगर हमने चेक बुक डिपॉजिट करवा दिए तो हम यहाँ पे टू बैंक करते ना, अब टू बैंक करा तो पासबुक के भी बाय में जाएगी वो एंट्री, यानी कि डिडक्ट कर दिया जाएगा। अदर ऑप्शंस में है एडिड,
इसको जोड़ा जाएगा नहीं। नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड, एडजस्टेड करने की रिक्वायर्ड ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं होगा इसका ऑप्शन। और कैरिड फॉरवर्ड कह रहे हैं इसे आगे ले जाएंगे, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉन्टिजेंसीज अप्रोच टू लीडरशिप वॉज गिवन बाय। कॉन्टिजेंसी अप्रोच जो है लीडरशिप की किसने दी? ये क्वेश्चन जो है ना आ ही जाते हैं पेपर में कि मोटिवेशनल अप्रोचेज है, जैसे अभी लीडरशिप अप्रोच है किसने दी? यदि फेडलर ने दी। पहले हम एक आधी और अप्रोच देखते हैं लीडरशिप की। देखिए ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप है, चेस्टर बर्नार्ड और ऑडवे टिड ने दी। सिचुएशनल थ्योरी एस्ट्रा 2018 में आई थी, हर्शे एंड ब्लैंचार्ड ने दी। ये देखिए कंट्रीब्यूटर एक अप्रोच के जो बहुत सारे होते हैं थ्योरी के, ठीक है, कभी किसी ने योगदान दिया, फिर आके थोड़े बहुत किसी ने और फेर बदल कर दिया, थोड़ा बहुत और उसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये इस तरह से कुछ भी नाम आ सकते हैं पेपर में, कीथ डेविस, विटिक होगा और हर्शे एंड ब्लैंचार्ड भी। कॉन्टिजेंसी थ्योरी जो फेडलर ने दी, अभी हम कर रहे हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया है। बिहेवियरल थ्योरी किसने दी? R.A. किलन ने दी। फंक्शनल और ग्रुप अप्रोच थ्योरी नेट 2018 का क्वेश्चन है। हैकमैन एंड बोल्टन 1986, मैग्रेथ 1962। कर्ट लेविन ने। एक्स एंड वाई थ्योरी मैग्रेगर ने। फॉलोवर्स थ्योरी एंड पाथ गोल थ्योरी ये भी एस्टैट 2019 में आया, रॉबर्ट हाउस ने दी। अब देखिए एस्टैट में ही 3 आई हैं थ्योरी हमारी। पाथ गोल थ्योरी 2019 में रॉबर्ट हाउस ने दी। एस्टैट 2016 में कंटिजेंसी थ्योरी फेडलर ने। एस्टैट 2018 में सिचुएशनल थ्योरी हर्शे एंड ब्लैंचार्ड ने। और नेट में आई फंक्शनल थ्योरी किसने दी है? हैकमैन एंड बोल्टन 1986 ने दी है। अदर ऑप्शंस में क्या है? सबसे पहले हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने तो लीडरशिप की कोई थ्योरी ही नहीं दी, कोई अप्रोच ही नहीं दी। हेनरी फ्योल के बारे में भी हमने एक्सप्लेन में किया था 2017 की लास्ट वीडियो में। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। और ये देखिए क्वेश्चन भी आया था 2017 का, क्वेश्चन नंबर 145, सेकेंड लास्ट वीडियो थी 2017 के पेपर की। 17 का क्वेश्चन नंबर है 145, विच वन इज द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल है, वो हमें यहाँ पे छाटना है। नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन का सिद्धांत, यानी कि जो व्यक्ति जिस काम में निपुण है उसे वो काम सौंप देना चाहिए। अदर ऑप्शंस में ध्यान दें, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल, ये नहीं थे, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क ही यहाँ पे आंसर था। और सेम हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स है उसका क्वेश्चन जो हम अभी 2020 में भी आया, जो 2 मार्च 2021 को सॉरी एचटेट हुआ है, उसमें भी हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ही पूछे गए हैं। तो एक बार से हम फिर से देख लेते हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल। हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए? हेनरी फ्योल ने दिए। कौन थे ये? फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति। ये 2013 या 14 में से भी एक पेपर में जो है हेनरी फ्योल या फिर जो FW टेलर हैं उनकी जो जीवन कथा है वहाँ से क्वेश्चन आया था कि किन्होंने इनमें से किसने जो है अपना कहाँ से शुरू किया अपना करियर। तो पता होना चाहिए कि कहाँ से बिलोंग करते थे। फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं ये हेनरी फ्योल। उन्होंने बुक लिखी, कई बार बुक भी पेपर में पूछ ली जाती है कि कौन सी बुक है इन्होंने लिखी, या फिर जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बुक जो है वो किसने लिखी। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रस्तुत करते हुए 2 बातों पर जोर दिया कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इनकी सूची, जो लिस्ट जो है बड़ी नहीं होनी चाहिए बल्कि सुझावात्मक होनी चाहिए, सुजेस्ट करने वाली होनी चाहिए, और केवल ऐसे ही सिद्धांतों की व्याख्या की जानी चाहिए जो अधिकतर परिस्थितियों में लागू होते हों। और जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो रिजिड नहीं होने चाहिए, कठोर नहीं होने चाहिए, बल्कि लचीले होने चाहिए, फ्लैक्सिबल होने चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन किया जा सके। अब देखिए 14 सिद्धांत, अभी जो ये वाला क्वेश्चन था उसमें डिवीजन ऑफ वर्क पे टिक करना था, क्योंकि सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल ये होता है। सेकंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन होने चाहिए, सभी को मिल के अपनी जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हित के लिए काम करना चाहिए। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉयज, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ एक अथॉरिटी अपने पास रख के बाकी डिसेंट्रलाइजेशन कर देनी चाहिए। स्केलर चेन है, स्केलर चेन क्या होती है? एक फॉर्मल अथॉरिटी लाइन होती है जो हाई जो अथॉरिटी है उसे लोअर अथॉरिटी तक एक बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। ऑर्डर होना चाहिए एक काम का, हर एक चीज़ जो है अपनी जगह पर होनी चाहिए। इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ये हमारे क्या है? ये 14 प्रिंसिपल हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिनको बोलते हैं हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए। दूसरे नंबर पे है एल्टन मेयो। एल्टन मेयो ने
भी कोई लीडरशिप की अप्रोच नहीं दी है। एल्टन मेयो ने कौन सी अप्रोच दी है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी जाती है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किसने दी? एल्टन मेयो ने दी। इन्होंने हार्थन प्रयोग किए थे, ठीक है, हार्थन प्रयोग किए थे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के लिए। आगे कभी डिस्कस करेंगे, किसी पेपर में आएगा फुली एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे अभी हेनरी फ्यूल किया। और अभी इसी वीडियो में हम टेलर को भी डिफाइन करने वाले हैं। तो एल्टन मेयो के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने कौन सी अप्रोच दी? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। इनकी अप्रोच के दो और नाम भी है, न्यू क्लासिकल अप्रोच और क्लिनिकल अप्रोच भी बोलते हैं जिसे। और थर्ड है हर्बर्ट ए साइमन। इन्होंने भी नहीं दी लीडरशिप की कोई भी अप्रोच। हर्बर्ट ए साइमन ने दिया है डिसीजन मेकिंग मॉडल। और डिसीजन मेकिंग मॉडल के ना 3 स्टेजेस हैं, 3 फेज हैं इसके, इंटेलिजेंस फेज, डिज़ाइन फेज एंड चॉइस फेज। इंटेलिजेंस फेज में क्या होता है? द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड। डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हैं, डिसीजन जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड कंसर्निंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं, वो इकट्ठी करी जाएंगी। दिस कैन बी ए लॉन्ग प्रोसेस एज द डिसीजन टू बी मेड कम्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर शुरू होती है इसके बाद डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन फेज में क्या होता है? दिस फेज डेवलप्स सेवरल पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम। भाई सूचना का समाधान क्या क्या हो सकता है उन सभी को लिस्टेड किया जाएगा। और नेक्स्ट चॉइस फेज। चॉइस में क्या है? अब एक अल्टरनेटिव को चुन लिया जाएगा। इन दिस फेज वी एवेल्यूएट द अल्टरनेटिव दैट वी डेवलप इन द डिजाइन फेज एंड चूज वन ऑफ देम। द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस फेज इज ए डिसीजन दैट वी कैन कैरी आउट। यहाँ से बिल्कुल डिसीजन हमारे पास आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं चारों। देखिए, कॉन्टीजेंसीज अप्रोच किसने दी लीडरशिप की? फेडलर ने दी। अदर ऑप्शंस में हेनरी फ्यूल, इन्होंने दिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड नंबर पे एल्टन मेयो, इन्होंने दिया ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच भी जिसे कहा जाता है और क्लिनिकल अप्रोच भी जिसे कहा जाता है। हर्बर्ट ए साइमन ने दिया डिसीजन मेकिंग मॉडल। और इन मॉडल में जो है 3 स्टेजेस हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। टेलर ने क्या नहीं दिया? टेलर का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है? जो 4 ऑप्शन देगा उसमें से कौन सा नहीं है? अब देखिए जो ऑप्शन है ना, वहाँ पे 2 ऐसे प्रिंसिपल थे जो नहीं दिए गए थे। एक तो था फंक्शनल फोरमैनशिप और एक मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। अभी मैंने तभी इसको पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा गया ताकि पता लगे कि कौन से प्रिंसिपल हैं और कौन सी टेक्निक्स। ठीक है, यहाँ पे टेक्निक्स है ना जो 2 दी गई थी, फंक्शनल फोरमैनशिप की और मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। तो कोई एक ऑप्शन ठीक नहीं था, 2 ऑप्शन ठीक थे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में पढ़ते हैं पूरा। एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। 1856 से लेकर 1950 तक इनकी लाइफ जर्नी रही है। और ये एक ऐसी पर्सनालिटी का नाम है जो थोड़े ही समय में एक साधारण श्रमिक से इंजीनियर के पद पे पहुंच गए। तो शायद 2013-14 में एक क्वेश्चन यही आया था कि ऐसे कौन से थे जो थोड़े से टाइम जिन्होंने खान से काम करना शुरू किया था। तो ये एफ.डब्ल्यू. टेलर वहाँ पे टिक करने थे। साधारण श्रमिक से इंजीनियर के पद पर पहुँच गए थे। 1878 में ये कहाँ पे इन्होंने काम शुरू किया। अब देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। 1878 में इन्होंने कौन सी कंपनी में काम करना शुरू किया? मिडवेल स्टील कंपनी में। कहाँ की थी? अमेरिका की। 1884 में इसी कंपनी में ये चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर पहुंच गए थे। और इन्होंने मैनेजमेंट को साइंटिफिक रूप दिया। क्या? वैज्ञानिक, प्रबंध के वैज्ञानिक जन्मदाता कौन है? वो है टेलर। 1901 में बीथलहेम स्टील वर्कर्स में काम करने के बाद इन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी। अभी ये क्वेश्चन आ जाए कि इन्होंने प्रबंध परामर्शदाता के रूप में अपनी सेवाएं देनी कब शुरू की? 1901 में। इनका एक रिसर्च पेपर आया 1903 में शॉप मैनेजमेंट के नाम से। और 1911 में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने लिखी? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने लिखी। और ये कब प्रकाशित हुई? कब ये इसका पब्लिकेशन हुआ? 1911 में। और 1915 में इनकी डेथ हो गई। अब इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो देखिए। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, है ना, यानी कि भीड़ चाल नहीं चलनी है, साइंस के अकॉर्डिंग काम करना है। विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो रूल है वो विज्ञान पे आधारित होनी चाहिए, ना कि लकीर का फ़कीर बन के किसी भी चीज़ को फॉलो करना है। मैत्री ना कि मतभेद। जब काम कर रहे हैं जिस जगह पे, वहाँ पे लोगों के बीच में मैत्री होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, उनके बीच में कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये दोनों ही ऑप्शन में थे, तो ये तो है ही हमारे प्रिंसिपल। नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि सहयोग होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए काम करने वाले लोगों के बीच में सहयोग होगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे प्रोग्रेस की तरफ चलेगी।
व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। और फोर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता और सफलता तक विकास भी होना चाहिए। जो बंदा जिस काम के योग्य है उसे वो काम सौंपा जाना चाहिए और बिल्कुल पूरा 100% जो है काम निकलना भी चाहिए। जो अगर कोई कर सकता है जितना काम तो उससे वो काम भी निकलना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ओके, देखिए टेक्निक्स कौन सी है। यहाँ पे तो 2 पे मैंने टिक करा जो ऑप्शन में आए थे प्रिंसिपल्स, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या छांटना था कि जो प्रिंसिपल नहीं है। अब कौन से नहीं है, देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप, टेक्निक आई थी ये और पूछा था कौन सा नहीं है, लेकिन ये जो आंसर की है उसमें इसके ऊपर टिक नहीं था, उसमें मैक्सिमम नोट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट इनकी जो इन्होंने टेक्निक दी है ना उसके ऊपर टिक कर रखा था, तो ये भी इनकी टेक्निक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, काम का जो है हर एक ये कहते थे कि भी कोई भी काम शुरू करने से पहले ना हर चीज़ का स्टैंडर्ड डिसाइड कर दो, इसी तरह काम का भी स्टैंडर्डाइजेशन इन्होंने किया और उसके लिए इन्होंने टेक्निक्स दी। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या था कि फंक्शनल फोरमैनशिप में था कि हर काम जो है ना वो एक्सपर्ट से करवाना चाहिए, ये इनकी एक टेक्निक थी। टेक्निक्स में नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल ही सिंप्लीफिकेशन कर देना चाहिए। जैसे कि जो नंबर है, जैसे कि एक अगर मान लो शू कंपनी है तो उसे जो नंबर है ना जूतों का वो बिल्कुल सिंप्लीफाई सा रखना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं होना चाहिए, 9.4 9.6 9.10, ठीक है। मेथड स्टडी इन्होंने क्या करे, ये देखिए जितनी भी स्टडी है ना ये इनकी टेक्निक्स हैं और ये ध्यान रखनी है, टेक्निक्स हैं ये स्टडी इन्होंने जितनी भी करी है, मेथड स्टडी करी हो, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, ठीक है, ये सारी इनकी टेक्निक्स हैं। और ये इसके ऊपर इन्होंने टिक करा है। इनका जो था ऑप्शन वो था मैक्सिमम नोट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट के मैक्सिमम आउटपुट निकलना चाहिए, और मैक्सिमम आउटपुट निकलने के लिए इन्होंने क्या दिए, डिफरेंट वेजेस सिस्टम दिए, डिफरेंशियल पेस रेट। और यहाँ पे बहुत सारे प्लान जो है वो टेलर के द्वारा दिए गए, उसमें से देखो रोवन प्लान जो है ना उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2017 और 2020 दोनों में ही सेम क्वेश्चन आया है, बिल्कुल स्टेटमेंट भी सेम और सॉल्यूशन तो सेम हो गई, चारों ऑप्शन भी सेम। देख लेते हैं एक बार साथ साथ। वेज रेट दिए गए थे, स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था, एक्चुअल टाइम, असरटेन द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस निकालना था, टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस निकालनी थी जो रोवन प्लान के अंडर एक काम करने वाले श्रमिक को जो दी जाती है। तो यहाँ बोनस का फॉर्मूला सेव टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय वेज रेट। वेज रेट हमें कितनी दी है क्वेश्चन के अंदर, 30 पर आवर, ठीक है। जो सारी चीज़ें पहले लिख ही लेते हैं। वेज रेट 30 पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम है 6 आवर्स, एक्चुअल टाइम है 4 आवर्स, और सेव टाइम कितना आ गया 6 इन्होंने डिसाइड करा था, उसमें से एक बंदे ने 4 घंटे में ही काम पूरा कर दिया, 2 घंटे हमारे पास क्या हो गया सेव टाइम। फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूले में क्या है, एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट। ये तो जो टाइम जिसने काम किया है 4 घंटे, उसने जो काम किया उसकी 30 रुपये के हिसाब से उसे पेमेंट मिल जाएगी, यानी कि 120 रुपये। बोनस को कैसे निकालेंगे, ये बोनस जो निकाले ना वो हर प्लान में अलग अलग है। बोनस के लिए फॉर्मूला लगाया हमने सेव टाइम, सेव्ड कितना है 2 घंटे, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम कितना है 6 घंटे, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम है 4, ठीक है 4 घंटे, और मल्टीप्लाई बाय वेज रेट कितना 30। ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमारे पास 40 रुपीज़ आ जाएगा, तो 160 रुपीज़ यहाँ पे एक श्रमिक को, लेबर को काम करने के मिल जाएंगे। और एक लास्ट मेंटल रिवॉल्यूशन, ये भी इनकी टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, मतलब इतने मुश्किल ऑप्शन नहीं थे कि हमें ऑप्शन तक जाना पड़े, इसीलिए मैंने इस वाली सीरीज़ में 5 की जगह 10 क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड कर लिए हैं। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सी चीज़ नहीं आती। रिजर्व एंड सरप्लस में मोस्टली आसान होता है निकालना, क्योंकि सारे ही रिजर्व आते हैं। क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्या नहीं आता, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं आता है। बाकी ये कैपिटल रिजर्व आता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल रिजर्व भी आता है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो कहाँ आता है। वो आता है करंट लायबिलिटी के जो हेड है उसमें, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंतर्गत आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और अदर ऑप्शंस में कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तीनों ही रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ए फर्म मेंटेन ए कैश बुक, अगर एक फर्म जो है कैश बुक बना रही है तो इट नीड नॉट मेंटेन, उसे क्या बनाने की जरूरत नहीं है। आंसर हो जाएगा बैंक एंड कैश अकाउंट इन द लेजर।
उसे लेजर में बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर ऑप्शंस में जनरल प्रॉपर, देखिए जनरल प्रॉपर में क्या आता है, जो अदर सब्सिडरी बुक्स में नहीं आता है वो जनरल प्रॉपर में आता है। जैसे डेप्रीशिएशन है ना तो कैश बुक में आता है, ना जितनी भी हमारी सब्सिडरी बुक्स है उसमें आता है, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर में वो आता है जो इन सब्सिडरी बुक्स में नहीं आता है। परचेज बुक में क्या आता है, जो भी क्रेडिट में परचेज की गई है वो सारा। सेल्स में क्या आता है, जो क्रेडिट में सेल की गई है वो सारा। तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं, कैश एंड बैंक अकाउंट इन द लेजर, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो उद्यमिता और प्रबंध इन दोनों में डिफरेंस नहीं करती है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस नहीं करती है। तो कौन सी है, ये आ जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वंस फॉर ऑल एक्टिविटी, वे सभी एक्टिविटी सभी क्रियाओं के लिए एक बार किया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट कंटिन्यूस एक्टिविटी है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप भी एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। अदर ऑप्शंस में है जो कि सही है, एंटरप्रेन्योर्स फाउंड द बिजनेस, मैनेजर्स ऑपरेट इट, बिल्कुल करेक्ट है। एंटरप्रेन्योर्स आर द ओनर्स ऑफ देयर बिजनेस, मैनेजर्स आर एम्प्लॉय, ये भी ठीक है। और एंटरप्रेन्योर्स अर्न प्रॉफिट, मैनेजर्स अर्न सैलरीज, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू, अब देखिए सभी को पता था ना अवसर लागत क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है 2018 में, ये था क्वेश्चन नंबर 93। द कॉस्ट फॉरगेन इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट, यानी कि एक उत्पाद के लिए किसी अन्य उत्पाद की परिवक्त लागत, यानी कि अगर एक चॉइस को लेना है तो दूसरे चॉइस को छोड़ना पड़ेगा, तो जो छोड़ी गई है चॉइस उसकी जो कॉस्ट है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। अदर ऑप्शंस में वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट या कॉस्ट रिलेटेड टू एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तीनों ही ऑप्शन गलत है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट फॉरगेन इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट वर्थ ₹28,80,000, इट इशूड डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4% इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। एक्स लिमिटेड ने एसेट परचेज करी 28,80,000 की, और इसके बदले में डिबेंचर इशू कर दी, 100 रुपये का एक डिबेंचर है वो कि 4% की डिस्काउंट पे जारी किया गया। द नंबर ऑफ डिबेंचर इशू टू वेंडर इज, तो वेंडर को जो डिबेंचर इशू किए गए वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालते हैं, जितनी पेमेंट करनी है, जो भी परचेज कंसिडरेशन है 28,80,000 को डिवाइड कर देंगे पर वैल्यू डिबेंचर से, डिबेंचर एक कितने रुपए का जाएगा, 100 का डिबेंचर था, 4% के डिस्काउंट पे जा रहा है 96 पे, तो ये जब कैंसिल करेंगे तो 96 1 जा 96, 96 3 जा 288, ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 30,000 डिबेंचर्स हमारे आ जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने करे 2016 के 10 क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।